हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज स्टार कनेक्शन और थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन पर एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और एग्जाम में कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं अपन। अ बैलेंस्ड स्टार इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 4 प्लस J3 ओम। ठीक है, तो इसका पहले तो मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले तो एक बैलेंस्ड कंडीशन देके रखा है। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन में यहां पे क्या बोल के रखा है, लोड देके रखा है इतने ओम का। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जो लोड है, जो मोटर है उसका रेजिस्टेंस। अब मोटर के पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और उसके अंदर वाइंडिंग्स होगी। तो वाइंडिंग यानी कॉइल, कॉइल यानी इंडक्टर, इंडक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये हमको क्या देके रखा है, रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस देके रखा है, यानी हमें इंपीडेंस देके रखा है। ठीक है, तो ये क्या देके रखा है, इंपीडेंस। इंपीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ZPH या Z भी लिख सकते हैं। तो इंपीडेंस किसके बराबर देके रखा है, 4 प्लस J3 के बराबर। अब यहाँ पे ये तरीके से जब भी हमें देखने को मिल जाए कुछ चीज इंपीडेंस वाली, तो हम बोल देंगे ये 4 हमारा क्या है, रियल पार्ट है और J3 ये क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो 4 क्या हो गया, रियल पार्ट, और रियल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे हम बताएंगे जिसे रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो यहाँ पे वही चीज करी है, एक्स एक्सिस पे हमने रेजिस्टेंस बताया है कितने का, 4 ओम का। और जो हमारा J है, J यानी यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन का, I क्या होता है, यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन का। यहाँ पे J है यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन का। तो y डायरेक्शन में हमें क्या दिया है, 3 ओम दिया है, y डायरेक्शन में 3 ओम। और y डायरेक्शन में जो भी चीज दी जाती है उसको XL बोलते हैं, यानी कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आई होप ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। क्या किया, 4 रियल पार्ट है, एक्स एक्सिस पे दे दिया 4, आर कितना है, 4 ओम। हमेशा रियल पार्ट क्या बताएगा, रेजिस्टेंस, और इमेजिनरी पार्ट क्या बताएगा, एक्सएल। उसको वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जे देके रखा है, यूनिट वेक्टर देके रखा है वाई की डायरेक्शन में, इसलिए। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा उसे हम इंपीडेंस बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा रेजिस्टेंस, उसे इंपीडेंस बोलेंगे। अब हमारे पास 2 वेक्टर है। ठीक है, ये 2 वेक्टर से हम कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, क्या करते थे हम, इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 3 ओम का। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या करेंगे, ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये कितने का है, 4 ओम का। ठीक है, बाद में जो पैरेललोग्राम बना उसमें जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। ये टेल से हेड की तरफ हम जाएंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा इंपीडेंस Z। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम एंगल कुछ बोल देंगे, जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस से कुछ फाई एंगल ऊपर है। ठीक है, अच्छा, यहां से हम Z की वैल्यू आसानी से पता लगा पाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री ट्राइंगल है, उसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। Z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, तो Z इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 ओम मिल गया। हमें इंपीडेंस का वैल्यू मिल गया। इंपीडेंस हमें कैसे देके रखा था, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। रियल पार्ट R था, इमेजिनरी पार्ट XL था। हमने क्या किया, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स और वाई पे, और इंपीडेंस रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया, और पाइथागोरस लगा के इंपीडेंस का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग चुका है अब। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पर फेज इज कनेक्टेड टू अ बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई, यानी यहाँ पे वोल्टेज देके रखा है सप्लाई लाइन का, यानी सप्लाई लाइन का वोल्टेज है, यानी लाइन वोल्टेज देके रखा है। लाइन वोल्टेज यानी VL, उसको 400 वोल्ट हमने लिख लिया, गिवन, इतना हमें गिवन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइन करंट ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लाइन करंट लिखा है, लाइन करंट को IR से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि
अगर स्टार कनेक्शन देके रखा है तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट होता है, ये प्रूव किया था हमने। यानी कि अगर हमने फेज करंट ढूंढ लिया तो हमें लाइन करंट मिल जाएगा, तो फेज करंट ढूंढ लेते हैं, वो लाइन करंट के बराबर होगा। कैसे ढूंढेंगे फेज करंट जो लाइन करंट के बराबर होगा? ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल्स टू आई आर। हमें क्या चाहिए? फेज करंट चाहिए, उस पे से लाइन करंट उसके बराबर मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे V की जगह VPH, I की जगह IPH, और ये जो R है वो अब R रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लोड देके रखा है, मोटर देके रखी है, उसके पास इंपीडेंस है, ना कि सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो R की जगह रिजल्टेंट रेजिस्टेंस Z कर देंगे हम, ठीक है। IPH चाहिए तो IPH को सब्जेक्ट बनाया तो VPH बाई Z हो गया। Z का वैल्यू तो हमने ढूंढ लिया है, ये 5 रख दिया। अब क्वेश्चन आया VPH का। VPH कैसे ढूंढेंगे हम? तो पिछले वीडियो में हमने ये भी प्रूव किया था क्या, कि अगर स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। इस पे से फेज वोल्टेज हमें चाहिए, तो फेज वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाया VL बाई √3। लाइन वोल्टेज हमें देके रखा है 400 वोल्ट, तो 400 बाई √3, तो हमें फेज वोल्टेज मिल गया कितना? 230.94 यहाँ पे रख दिया, जिससे करके हमें फेज करंट मिल गया। और यही फेज करंट किसके बराबर होता है? स्टार कनेक्शन में। डेल्टा में ऐसा नहीं होता। स्टार में किसके बराबर होगा? IPH IL के बराबर होगा। तो आंसर मिल गया 46.19 एम्पियर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हमेशा cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एसी सर्किट्स में पढ़ चुके हैं सारी चीज। cos फाई का सिंपल सा इक्वेशन भी हमने पढ़ा था, डिराइव भी किया था। R बाई Z होता है, R का वैल्यू 4, ये रियल पार्ट का वैल्यू 4, Z का वैल्यू हमने डिराइव किया था, कितना था? 5, तो 4/5, तो 4/5 होता है 0.8, और साथ में लैग्स लगा लेंगे। लैग्स क्यों लगाया? लैग्स यानी पीछे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये हमारा हो गया इंडक्टर और ये हो गया रेजिस्टर, ठीक है। तो जब इंडक्टर होता है तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो भी करंट इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड करंट को इंडक्टर अपोज करता है, यानी करंट पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलता है। करंट पीछे चलता है इसलिए हम बोल देंगे लैग्स, पीछे चलता है। अगर बात समझ में ना आई हो तो कोई भी स्टार और डेल्टा कनेक्शन के न्यूमेरिकल में जब भी पावर फैक्टर ढूंढो तो साथ में लैग्स लगा देना, खत्म करना खेल। क्यों? स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों में ही वाइंडिंग होती है, कॉइल होता है और इंडक्टर होता है। इंडक्टर में करंट का अपोज होता है तो करंट पीछे चलता है, खत्म, लैग्स लगा देना। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्टिव पावर पूछा है। अब पावर का तो इक्वेशन हमें पता है, पावर क्या होता है? डिराइव किया था √3 VL/IL cos फाई, ठीक है। अब ये जो एक्टिव पावर जो है, एक्टिव पावर हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। याद रखना, एक्टिव पावर क्या है? कॉस कंपोनेंट है या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो वही लिखा है कॉस कंपोनेंट या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, इसलिए यहाँ पे हमने cos फाई लिखा है एक्टिव पावर में, ठीक है। अगर पावर पूछा है तब भी यही इक्वेशन आएगा, लेकिन एक्टिव पावर पूछा है तब भी यही इक्वेशन आएगा। दूसरा कोई पावर पूछा तब क्या होगा देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए पावर और एक्टिव पावर का इक्वेशन सेम होता है। एक्टिव पावर कॉस कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का। आगे बढ़ लेते हैं। √3 लिख लिया, लाइन वोल्टेज देके रखा है यहाँ पे 400, तो 400 लिख लिया। लाइन करंट अब भी हमने ढूंढा 46.19 लिख लिया। cos फाई अब भी हमने ढूंढा 0.8 लिख लिया, तो हमें एक्टिव पावर मिल गया 25601.09 वॉट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 25.6 किलोवाट भी लिख सकते हैं, लिखना है तो ये, नहीं तो ये आंसर चल जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिएक्टिव पावर बताओ। अब रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर जो है वो वाई कंपोनेंट होता है। रिएक्टिव पावर वाई कंपोनेंट होता है या फिर साइन कंपोनेंट होता है। ये एक्टिव पावर कॉस कंपोनेंट, ये रिएक्टिव पावर साइन कंपोनेंट। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा था पावर का, रिएक्टिव का, उसकी जगह ये जो कॉस है उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ हमें साइन करना है। यानी याद रखना, एक्टिव में कॉस आएगा, रिएक्टिव में साइन आएगा, ठीक है। √3 लिख लिया, VL 400 देके रखा है, IL ढूंढा था 46.19, ठीक है। अब साइन फाई, यहाँ पे तो cos फाई का डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास था 0.8, तो cos फाई की जगह 0.8 डाल दिया। यहाँ पे है नहीं तो साइन लिख लिया, फाई का वैल्यू ढूंढेंगे। फाई का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? ये रहा डायग्राम हमारा। यहाँ से साइन फाई की बात करें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस Z किसके बराबर है? 5 के बराबर, ठीक है। तो 3/5 यानी साइन फाई इज इक्वल टू 3/5 आएगा। ये रहा साइन फाई इज इक्वल टू 3/5, तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे चला जाएगा 3/5। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू आ जाएगा 36.87
36, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखिए 36.86। इसको सॉल्व करने पर हमें पावर का वैल्यू मिल जाएगा, रिएक्टिव पावर का क्या 19196.39 VAR। VAR यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये इसका यूनिट है, किसका, रिएक्टिव पावर का। एक्टिव पावर का सिंपल सा पावर जैसा यूनिट है वॉट, और रिएक्टिव का होगा V यानी वोल्ट, A यानी एम्पियर, R यानी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ नोट्स लिंक में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर देना और अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या देके रखा है, डेल्टा कनेक्शन इस बार देके रखा है जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। 3 फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम 400 वोल्ट, यानी इतना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, यानी लाइन वोल्टेज देके रखा है। हम वोल्टेज कैसे सप्लाई करेंगे, लाइन कोई होगी उससे ही सप्लाई करेंगे, तो लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट देके रखा है, तो VL हमें 400 वोल्ट देके रखा है। 3 फेज मींस दी लाइन करंट इज 20 एम्पियर, लाइन करंट यानी IL, लाइन करंट यानी IL 20 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, और क्या देके रखा है, एंड पावर टेकन बाय द लोड इज 10 किलोवाट, यानी कि P का वैल्यू देके रखा है 10 किलोवाट, यहाँ पे हम 10 × 10⁻³ वाट लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा कनेक्शन में हमने पढ़ा था एक चीज, क्या, जो भी उसका लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो वही लिखा है, लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर है। लाइन वोल्टेज देके रखा है तो वही फेज वोल्टेज हो जाएगा। स्टार कनेक्शन में क्या था, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता था, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। तो गिवन डेटा हमने देख लिए इतने। पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट इंपीडेंस, इंपीडेंस पूछा है, इंपीडेंस यानी Z का वैल्यू पूछा है, तो फर्स्ट हम इंपीडेंस निकालेंगे, ओम्स लॉ से V = IR, ठीक है। अब V की जगह VPH, फेस की बात कर रहे हैं, I की जगह IPH, और ये R क्या है हमारा, इंपीडेंस Z, इंपीडेंस पूछा है Z, तो हम R की जगह रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसे इंपीडेंस बोलते हैं Z को सब्जेक्ट बनाया, क्या हो जाएगा VPH बाय IPH, ठीक है। यहाँ पे VPH देके रखा है, लाइन वोल्टेज देके रखा है, फेज वोल्टेज के बराबर है, तो VPH तो हमने 400 लिख लिया। अब क्वेश्चन आया IPH, IPH कैसे ढूंढेंगे, तो हमने डिराइव किया था डेल्टा कनेक्शन के वीडियो में, क्या, कि जो लाइन करंट होता है √3 टाइम्स फेज करंट होता है। यहाँ पे हमें फेज करंट चाहिए, तो फेज करंट बराबर IL/√3 हो जाएगा। लाइन करंट देके रखा है 20 एम्पियर, तो 20 लिख लिया √3, सो फेज करंट मिल गया 11.55, तो रख दो 11.55, जिससे करके हमें इंपीडेंस मिल जाएगा 34.633 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर को cos phi से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P = ये वाला इक्वेशन हमने डिराइव किया था √3 VL IL cos phi, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे सीधा पावर फैक्टर R/Z क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में तो लिख लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल में R का वैल्यू नोन था, ठीक है। याद हो तो क्या था, कुछ 4 + J3 था, ठीक है। यहाँ पे ये R नोन था, और ये दोनों पे से हमने Z का वैल्यू कुछ निकाला था 5, तो R भी नोन था, Z भी नोन था। यहाँ पे Z हमने शायद से ढूंढा यहाँ पे, लेकिन R का वैल्यू है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते पावर फैक्टर ढूंढने के लिए, तो ये वाला हम इक्वेशन यूज करेंगे cos phi ढूंढने के लिए। बस पावर फैक्टर cos phi चाहिए, तो cos phi को सब्जेक्ट बना दिया, P/√3 VL IL, पावर देके रखा है 10 × 10⁻³ वाट, तो रख दिया 10 × 10⁻³ वाट, √3 एज इट इज। लाइन वोल्टेज भी देके रखा है शायद से, कितना है 400, तो 400 लिख लिया। IL लाइन करंट भी देके रखा है 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर रख दिया। फाइनल cos phi यानी पावर फैक्टर का वैल्यू हमें मिल गया 0.7217 लैग्स, यानी पीछे चलना। अभी हमने देखा कि करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, किस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। या फिर लैग्स लिख लेना, स्टार हो या डेल्टा का न्यूमेरिकल हो। सो आई होप दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।